बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को प्रणाम और मेरे साथी जो पत्रकार आज यहाँ उपस्थित है, आप सभी का अभिनंदन। मैंने साथी इसलिए कहा क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप एक ही परिवार के हैं। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि वीरों की सपूतों की इस भूमि राजस्थान और खास करके पिंक सिटी जयपुर में आने का मुझे अवसर मिला। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और मैं इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। चुनाव चल रहा है। स्वाभाविक रूप से एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ये खूबसूरती होती है कि चुनाव के समय जो हमारे मूलभूत विषय होते हैं, जनता के विषय होते हैं, उनको जनता के बीच सटीक भाव से पहुंचाना, सटीक रूप से पहुंचाना। जहां तक राजस्थान के चुनाव के मुख्य मुद्दों का विषय है, आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई डिबेट शो हो, चाहे कोई प्रेस वार्ता हो, चाहे कोई पब्लिक रैली हो, उसमें एक विषय बहुत उभर करके आता है जिसको लेकर आज भारतवर्ष में एक चिंता है। यह जो भूमि राजस्थान की है, इस भूमि की एक खूबसूरती है, इस भूमि का एक माहिम्य है, एक महत्व है, और वो माहिम्य और वो महत्व है नारी सुरक्षा, नारी का स्वाभिमान। जब जब नारी के स्वाभिमान पर आंच आया है, इतिहास में राजस्थान थर्राया है, राजस्थान ने गर्जना की है और नारी की रक्षा के लिए जो बन पड़े वीर सपूतों ने राजस्थान में किया है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब वैज्ञानिक रूप से आज रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं, नारी एट्रॉसिटी, जो एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन, नारियों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक राजस्थान में। 2 लाख से अधिक ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं जो कि बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंटेड रूप में प्राप्त होंगे विगत 5 वर्षों में। 2 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर चिंता है। 35,000 दुष्कर्म के, रेप के केसेस हैं, जिनमें लगभग 15,000 केसेस ऐसे हैं जिन बच्चियों की उम्र 18 साल से कम की। 18 साल से कम आयु के बच्चियों के साथ विगत 5 वर्षों में इस प्रकार का कुकृत्य किया गया हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तां कहती है। पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 केसेस हुए हैं तो विगत 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ 22 केसेस, 22% केसेस राजस्थान में हुए। तो आज हमें यह सघन चिंतन करना पड़ेगा कि आज राजस्थान किस पायदान पे खड़ा है। क्या आज की जो राजस्थान की शासन है, आज राजस्थान में जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो राजस्थान के वास्तविकता को झुका रहा है कि नहीं, उसके सर पर चोट कर रहा है कि नहीं। और अभी जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो मुझे लक्ष्मीकांत जी ने और हमारी टीम जो आज यहां मंच पे मौजूद है, सभी ने एक एफआईआर की प्रति दिखाई। ये एफआईआर की प्रति लाडनू नागौर का है। अभी शायद मीडिया में बहुत ज्यादा यह विषय नहीं आया है, मगर आज भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाडनू नागौर में एक 15 वर्ष की बच्ची के साथ जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ है और उसके बाद रात में ये कुकर्म होने के बाद संघर्ष के बावजूद एफआईआर का न होना और अंततोगत्वा सुबह एफआईआर होना, जिस कार को जब्त किया गया है जिसमें अभियुक्त फरार हो रहे थे, अभी सुनने में आया है, सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको वेरीफाई करिए। उस कार के पीछे कांग्रेस के विधायक का स्टिकर होना, यह अपने आप में राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के आज के परिवेश में एक चिंता का विषय है। मैं लाडनू नागौर के इस विषय पर आपका विशेष आकर्षण चाहूंगा कि आप लोग इसको पूरी तरह से देखिए कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। भट्टियों में बेटियों को जला देना,
तेजाब फेंक कर उन्हें मार देना, ये सारे विषय आज हिंदुस्तान को झकझोर के रख रहे हैं। मैं खुद युवाओं से जुड़ा हुआ हूं। पढ़ाई लिखाई, युवा, नौकरी, ये आज पूरे भारतवर्ष का एक अहम विषय है। जहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक रोष है, वहीं पूरे भारतवर्ष में अगर युवाओं से पूछा जाए कि राजस्थान जो पर्यटन की भूमि है, राजस्थान जो वीरों की भूमि है, आज युवा राजस्थान को किस रूप में देखता है, तो वो कहेगा विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में आज राजस्थान पेपर लीक का एरिया बन चुका है। इट इज एन एरिया वे पेपर लीक्स। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, पहले से पेपर लीक हो जाना और हजारों लाखों युवकों के जीवन को अंधकार में ढकेल देना, यह कोई छोटा विषय नहीं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कष्ट करके आपने डिग्रियां अर्जित करके आप यहां आज बैठे हुए हैं। सोच के देखिए, जब आप परीक्षा लिख रहे होते और पेपर लीक हो जाती, आपके भविष्य के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता। फिर से पढ़ना और फिर से वही पेपर लिखना, यह आसान काम नहीं होता है। 19 पेपर लीक हुआ है। पहली बार किसी राज्य में चलती बस के अंदर लोगों को बैठा करके पेपर सॉल्व कराने का काम भी किया गया है। सुदूर उड़ीसा में बैठकर मुझे उड़ीसा के न्यूज़पेपर में यह विषय पढ़ने को मिला है। और अभियुक्त भी ऐसे ऐसे जो बोर्ड के चेयरमैन हो और वो फरार हो। मुझे तो यह विश्वास नहीं होता कि इस प्रकार का जघन्य अपराध युवाओं को लेकर राजस्थान में हो रहा है। 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़, ये फीस के रूप में बतौर इन 70 लाख युवाओं से, 70 लाख युवा इससे पूरी तरह से परेशान हुए। उनके जीवन में बदलाव आया पेपर लीक के कारण। 400 करोड़ रुपए इससे आमदनी हुई। वो कहां गया, किस प्रकार से गया, ये सब आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है अपने मैनिफेस्टो में, हम सरकार में आएंगे, एसआईटी बनाएंगे। और युवकों को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, युवाओं चिंता मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। ना केवल एसआईटी बनाएंगे, अपितु जिन लोगों के कारण पेपर लीक हुआ है उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रियंका जी कहती हैं बेटी है लड़ना आता है, मगर लड़ने नहीं आती है वो खुद। अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है, जो कि वो आने वाली है, तो एंटी रोमियो स्क्वाड, उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो स्क्वाड, याद है ना, वही एंटी रोमियो स्क्वाड का खौफ होगा। जो लोग मां बहनों की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत करेंगे, तेजाब फेंकना और भट्टी में जलाना तो दूर की बात हो। बंधुगण, आज जिस विषय को लेकर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया है वह है तुष्टीकरण। मैं जगन्नाथ जी की भूमि से आता हूं, मैं महाप्रभु जी की भूमि से आता हूं। और जिस प्रकार से राजस्थान के इस वीरों की भूमि में, जहां प्रत्येक गांव में देवता और देवियों की पूजा और उपासना होती है, वहां जिस प्रकार से आज हिंदुओं के साथ एक द्वैंग दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार कांग्रेस की सरकार कर रही है, यह चिंता का विषय है। मैं कल परसों देख रहा था कि प्रियंका गांधी कहीं यज्ञ कर रही थी। चुनाव आते ही यज्ञशाला पहुंचते हैं, चुनाव आते ही मंदिरों से इनकी यात्राएं शुरू होती है, और चुनाव समाप्त होते ही राम कौन है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम किस कमरे में जन्म हुए थे, राम के जन्म का प्रमाण पत्र लाओ, इनका यह नाटक शुरू हो जाता है। शायद प्रियंका जी ने कहा था कि उनकी मां ने या दादी जी ने उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया है। अब मुझे तो पता नहीं, दादी जी ने उनको सिखाया है तो सोनिया जी को भी सिखाया ही होगा। मैं तो निवेदन करता हूं आदरणीय सोनिया जी से, प्रियंका जी गायत्री मंत्र जानती हैं तो आप भी आ रही हैं राजस्थान, आ रही हैं, अब नहीं आ रही हैं, आए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ तो करें, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रियंका जी, आपकी माताश्री, आदर के साथ कह रहा हूं, माता किसी की भी हो आदरणीय होती है।
आपकी माता श्री जी के कहने पर कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, वह एक काल्पनिक चरित्र है। और आज मैं सीना ठोक के कहता हूं कि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उस दिन प्रियंका जी, यदि आपकी दादी जी ने सोनिया जी को गायत्री मंत्र सिखाया होगा, मैं चैलेंज करके कहता हूं वह दिल्ली स्थित अपने निवास में गायत्री मंत्र पाठ करके दिखाए। यह हिंदुस्तान का स्पंदन है, गायत्री मंत्र हिंदुस्तान की आवाज है, भगवान श्री राम। मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुओं, इसे अन्यथा मत लेना। और मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं कहने वाला हूं जो मैं अभी कहने वाला हूं। मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं भी हिंदू धर्म की आस्था में सराबोर हूं, और हिंदू धर्म बांटना कभी नहीं सिखाता। हिंदू धर्म का एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा विश्वास है। और मैं आज कहता हूं, आप सोच के देखिए, 500 वर्ष का शांतिपूर्व युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो बुद्ध के साथ शांत होकर लोकतांत्रिक तरीके से इस भूमि के हिंदुओं ने भगवान श्री राम मंदिर के जन्म स्थान के लिए लड़ा, चुप होकर, हथियार नहीं उठा करके। और आज 500 वर्षों के बाद यह स्वप्न हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू का साकार होने जा रहा है, जब 22 जनवरी 2024 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा, प्यारे भगवान श्री राम जी के, राम लल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रहेंगे। ये कोई छोटा विषय नहीं है। मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूं कि भगवान राम के नाम पे वोट दे दो, मगर हमको भी सोचना चाहिए, जो असंभव था वो संभव हुआ, उसके बाद भी हमें प्रमाण चाहिए। आखिर ये अग्नि परीक्षा क्यों? जो कुछ लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, अरे ये अग्नि परीक्षा क्यों? प्रियंका जी ने कहा 13 वर्ष का वनवास, नहीं प्रियंका जी, 14 वर्ष का वनवास था। क्योंकि आप राम लल्ला को मानते नहीं हैं, क्योंकि आप उनके इतिहास को जानते नहीं हैं, आप उनको काल्पनिक मानते हैं, इसलिए आपने 13 वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास राम लल्ला का समाप्त होने वाला है। वो अयोध्या आ रहे हैं, वो अयोध्या भी आ रहे हैं, और प्रत्येक नागरिक राजस्थान का राम लल्ला को अपने हृदय में बैठा करके इन चुनावों में भी दिखाएगा कि जो लोग राम के साथ थे वो उनके साथ हैं, और जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे उनका क्या हश्र करना चाहिए, ये आप सोच के देखिए। मुझे दुख होता है कि इसके लिए आह्वान करना पड़ता है, इसके लिए माइक की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आह्वान की आवश्यकता नहीं है, कुछ चेतन के अंदर भी हमें सोचना चाहिए। बंधुगण, मुझे दुख इस बात का होता है कि जब 7,800 लोग नागरिक राजस्थान के, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है किसी न किसी घटना में, मर्डर के माध्यम से या अन्य घटनाओं में, दंगों में, किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता है। मगर इसी शहर में, इस पिंक सिटी में, इस पवित्र शहर में, इकबाल नामक एक मुस्लिम युवक जब रोड रेज में मारा जाता है, तत्क्षणात आप शहर में आगजनी देखते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और कुछ घंटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, दूध की डेयरी, ये सब उपलब्ध कराया जाता है इकबाल और उसके परिवार को। क्यों? जो 24 हमारे साधु और पुजारी राजस्थान के अंदर मारे गए थे, उनका दोष क्या है? क्या पाप किया है साधुओं ने? क्या पाप किया है संतों ने? क्या पाप किया है पुजारियों ने, जिनको मौत के घाट उतारा गया, उनको 58 और 54 ना मिले, और इकबाल मारा जाए रोड रेज में? मैं कहता हूं, रोड रेज में इकबाल हो या श्याम हो, कोई नहीं मरना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए।
इकबाल के साथ अन्याय हो ये हमारी इच्छा नहीं है, न्याय होना चाहिए, मगर इकबाल को 50 लाख रुपए, मगर घनश्याम जी को एक चवन्नी भी नहीं, ऐसा क्यों? घनश्याम का जुर्म क्या है? घनश्याम जी का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो ललाट पर चंदन लगाते हैं और अपने मस्तिष्क पर सिंदूर लगाते हैं या चोटी रखते हैं। सिर्फ इतना ही उनका दोष है कि चंदन लगाना दोष है, तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, और आगजनी होगी तो मुआवजा मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, करौली, छाबड़ा, बारा, इन सब में पीएफआई के कारण जो दंगे हुए, मैं आज राजस्थान के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सुदूर उड़ीसा का निवासी, मगर वहां बैठकर मुझे बाइनोकुलर या टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां बैठकर भी कह सकता हूं, अगर समय से नहीं जगे तो केरल के अंदर पीएफआई ने जो हश्र किया है, कर्नाटक के अंदर पीएफआई कांग्रेस के समय जिस प्रकार से पैर पसार रही है, यही कांग्रेस जो पीएफआई की जननी है, जो पीएफआई की समर्थक है, साथ में चुनाव लड़ा है जिन लोगों ने कर्नाटक में, इस पीएफआई को राजस्थान में फैलने और यहां पर प्रचार करने का, यहां दुष्कर्म करने का, यहां पर दंगे करने की पूरी मौका कांग्रेस सरकार देगी। इसलिए संभल के रहिए, बच के रहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि दो जो करौली दंगे हुए थे उनमें अभियुक्त मतलूफ और छबड़ा के आसिफ हसाड़ी ये किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। आप सोच के देखिए जरा। ठीक उसी प्रकार टीवी में हम सब ने देखा, मैं भी डिबेट में बैठा था, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल तेली गर्दन रेत करके, शरीर शिहर उठता है, गर्दन रेत करके मार दिया गया। और हम आज इस पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। आप सोच के देखिए, यही अगर कहीं और हुआ होता तो इसका अंजाम क्या होता। मगर आज जागरूक होने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। और कन्हैयालाल तेली जी के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है, उनका गला रेत करके मारा है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने की आवश्यकता है, बटन दबा करके। अगर इसके बाद भी हम कुछ ना कर सके तो धिक्कार है, हमारे जज्बे को धिक्कार है। कब जगेंगे? जब सब लुट जाएगा तब जगेंगे। यह सोचने की आवश्यकता है। और बार बार मैं कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से जगने की आवश्यकता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में उंगली में इतनी शक्ति है कि बटन दबाओ और परिवर्तन लाओ। बंधुगण, कृष्णा वाल्मीकि, अलवर के योगेश जाटव, हरीश जाटव, चिरंजीलाल सैनी, कभी कभी तो मुझे भी नाम पढ़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कागज में नाम लिखा हुआ है। झालावाड़ की कृष्णा वाल्मीकि, मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, बता देंगे। मगर कई बार जब मैं किसी बस स्टॉप में खड़ा होता हूं, किसी मित्र से बात कर रहा होता हूं, कहीं होता हूं, और मैं पूछता हूं, बताओ तो झालावाड़ में जिसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, उनका नाम क्या है? अरे यार कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। अखलाक का नाम हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को याद है, मगर कृष्णा जाटव का नाम याद नहीं, कृष्णा वाल्मीकि का नाम याद नहीं है, योगेश जाटव का नाम याद नहीं है, हरीश जाटव का नाम याद नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? यह विस्मृति क्यों? अगर यही विस्मृति रहेगी तो याद रखिएगा, इतिहास बदलने में वक्त नहीं लगता और इतिहास बनने में भी वक्त नहीं लगता है। इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोच समझ करके लोकतांत्रिक तरीके से इसे मिटाना है। 15 दिन पहले रामगढ़ में ओम प्रकाश जाट को मार डाला, बेदर्दी से मार डाला। ओम प्रकाश जाट जी के नाम को मैं लिख के लाया हूं, मुझे भी बताया गया है, क्योंकि धन्यवाद है हम सबको, वो वाइब्रेशन ही नहीं। यही ओम प्रकाश जाट अगर अखलाक होता तो ही पूरे हिंदुस्तान से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक में डिस्कशन हो रहा होता कि भारतवर्ष में एक डर का माहौल है। मगर ओम प्रकाश जाट ही तो मरा है, कृष्णा वाल्मीकि ही तो मरी, क्या जा रहा है? कोई डर का माहौल नहीं है, क्योंकि हम सुप्त हैं,
सही बटन दबाना नहीं जानते। कनकांचल और आदि बद्री, मैं तो खुद कृष्ण जी का भक्त हूं। कनकांचल और आदि बद्री ऐसे पर्वत हैं जिनमें कृष्ण जी की लीलाएं हुई, जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर खनन होता था, वहां पर इलीगल माइनिंग होती थी। जब इस विषय को यहां की जनता ने, साधु संत ने प्रियंका वाड्रा जी तक पहुंचाया, और केवल प्रियंका वाड्रा नहीं, सीएम अशोक गहलोत जी तक पहुंचाया, नतीजा क्या रहा? सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। और अंततो गत्वा संत विजय दास जी को आत्मदाह देना पड़ा। जिस राज्य में एक संत को आत्मदाह देना पड़ रहा है, उसके बाद भी यदि हम नहीं जगेंगे और लोकतांत्रिक रूप से सही बटन नहीं दबाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, इतिहास बनने में कितना समय लगेगा? मित्रों, अलवर में 200 साल पुराना शिवलिंग, ड्रिलिंग मशीन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के अंदर। शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ना, सालासर में राम दरबार बुलडोजर से ढहा दिया गया। और उसके बाद रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष, इनके शोभा यात्राओं को परमिशन ना देना, पीएफआई का हिजाब पे जो शोभा यात्रा निकलना था उसको कोटा में अलाउ करना। मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा दिन ना आए, ऐसा दिन ना आए कि हमारी शोभा यात्राएं बंद हो जाएं। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। हो रहे हैं कई राज्यों में ऐसा। ये तो धन्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अनुच्छेद 370 को डंके के चोट पर हटाया। वरना आप सोचिए आज जम्मू कश्मीर में क्या हश्र होने वाला था। तो मैं कहता हूं वो मौका आने ही मत दीजिए। दीपावली, होली सहित सभी हिंदू त्योहारों पर बिजली की कटौती होती है, ये मैं सुनने को पा रहा हूं। और जब दूसरे समुदाय का कोई किसी प्रकार का त्योहार होता है, हिदायत होती है बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया के अंदर कि जो बहनें परीक्षा देने आ रही हैं, हिंदू बहनों का तो मंगलसूत्र तक उतार करके उनका एग्जामिनेशन हो रहा है, और हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनका जो हिजाब है उसे तक छुआ नहीं। मैं नहीं कहता हूं सबका सम्मान करिए, मंगलसूत्र का भी सम्मान है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। यह हिंदू द्वैम दर्जे का होगा, उसके साथ एक प्रकार का बर्ताव और दूसरे समुदाय के साथ दूसरे प्रकार का बर्ताव, ये नहीं चलेगा। और ये चल इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जगे नहीं हुए। मैं तो भगवान राम से ही प्रार्थना करूंगा कि हे राम लल्ला, आप आ रहे हैं, हम जगेंगे। आप आ रहे हैं, हम उनको भगाएंगे जिन लोगों ने आपकी आस्था पर कुठाराघात किया था, आपकी आस्था पर चोट किया था। और आज मैं जगन्नाथ की पवित्र भूमि से हाथ जोड़ करके वीरों की भूमि से आह्वान करता हूं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। यह वोट के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, यह आस्था का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आस्था को जीवित रखना है या आस्था को सुप्त कर देना है, यह राजस्थान की बुद्धिमान जनता सोचे और सोच समझ करके बटन दबावे। लोग